आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 99 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 100 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे तो अब खौफ आ रहा है, न जाने वो कौन सा लम्हा था जब मैंने इस सफ़र पर अम्मात की साहिर की थी। जो हो चुका है उसे भूल जाओ, मैंने तसल्ली मेज़ लहजे में कहा, और अपने उसान बहाल रखकर आने वाली दुश्वारियों के सद्देबाब की कोई राह सोचो। सबसे मुनासिब तरकीब यही है कि तुम रूम में उतर जाओ और मूसा के दिए हुए सूटकेस को लावारिस छोड़कर इसी होटल में कयाम करो जिसका पता मूसा ने दिया है। कल यकीनन उसका फोन आएगा। सूटकेस की बात करें तो तुम उसे ये कह सकती हो कि उसके सूटकेस पर मंशियात का सुराग लगाने वाले कुत्तों ने खून नशाब अंदाज में हमला किया था, लिहाजा तुमने खौफजदा होकर सूटकेस को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि वो रूम एयरपोर्ट से सूटकेस निकलवाए या अपने नाकाम मंसूबे पर सर पीट कर रह जाए। उसके अलावा कोई और कहानी गैर महफूज होगी। अगर वाकई इतना खुदगर्ज और हेरोइन का स्मगलर है तो वो मुझे माफ नहीं करेगा। वो फौरन रूम में अपने आदमियों को फोन करेगा और वो मुझे होटल से उठा ले जाएंगे। वो होटल तो मेरे लिए जाल साबित हो सकता है जिससे मैं कोशिश के बावजूद ना निकल सकूंगी। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। मूसा से फोन पर गुफ्तगू होते ही तुम पर उसकी खनौनी असलियत जाहिर हो जाएगी। तुम उसी वक्त होटल तब्दील कर सकती हो, या रूम में मजीद कोई काम ना हो तो किसी भी एयरलाइन का टिकट खरीद कर पहली परवाज से लंदन रवाना हो सकती हो। मगर मेरे पास बरतानिया का वीजा नहीं है। उस वक्त वो ज़हनी तौर पर मफलूज होकर रह गई थी। हालांकि सफर और गुफ्तगू के आगाज में वो खुद कह चुकी थी कि रूम के बाद उसका लंदन की सैर का इरादा था। मैंने उसे उसकी अबतर ज़हनी हालत का एहसास दिलाना मुनासिब न समझा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हम दौलत मुश्तरका में नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी हमें बरतानिया के लिए वीजे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां मैं तुमको कैसे तलाश कर सकूंगी? वो उस वक्त हर बात और तजवीज़ के मनफी पहलुओं पर खास तौर पर तवज्जो दे रही थी। मूसा की तरह मैं भी तुम्हें एक होटल का पता दे दूंगा और मुनासिब वक्फों से वहां चेक करता रहूंगा। मैं ना भी मिलूं तो लंदन में तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। मूसा के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकेगा कि तुम इतनी कलील मुद्दत में रूम से लंदन पहुंच गई। लेकिन मेरे लिए मूसा के बताए हुए होटल में ठहरना क्यों जरूरी है? चंद सानियों तक खामोशी सोचते रहने के बाद वो बोली, क्यों ना उसे इंतजार की खलिश में मुब्तला रखूं। अगर तुम्हारा पाकिस्तान वापस जाने का इरादा नहीं है या तुम्हें अपने घर वालों की सलामती अजीज नहीं है तो जरूर ऐसा करो। ये ना भूलो कि मूसा बुनियादी तौर पर एक बुरा आदमी है। तुम्हें उसकी निगाहों में अपनी जात को हर शुबे से बाला तर रखना होगा ताकि वो तुम्हारी नीयत पर शुबा न कर सके। सूटकेस की असलियत उसने तुमसे छुपाई है, लिहाजा उसके गुम होने पर वो बराह रास्त तुमसे बाज पुरस न कर सकेगा। उस असना में त्यारे की राहदारियों में मशरूबात की ट्रालियां हरकत में आ चुकी थी। मैंने स्काच मुंतखिब की, मगर एमी बियर से आगे बढ़ने पर राजी न हुई। फुर्सत हो तो चंद मिनट मुझे भी दरकार है। मशरूबात की ट्राली गुजरते ही सुल्तान शाह मुस्कुराता हुआ मेरे सर पर आन खड़ा हुआ। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसने लड़की को देखा ही ना हो। यहीं बैठ जाओ, मैंने अपने बराबर वाली काली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुल्तान शाह अपनी नशिस्त से जूस का मुख्तसर गिलास लेकर तीसरी नशिस्त पर आ गया। ये कौन है? एमी मेरे कान के नीचे मनमनाई। मैं तो अब तक तुम्हें अकेला ही समझ रही थी। अकेला ही हूँ, मैंने अपने लबों को तर करते हुए हंस कर कहा। हजारों मर्दों की भीड़ में भी हर मर्द खुद को तनहा और खाली खाली महसूस करता है। वैसे ये मेरा दोस्त अली शेर है। मैंने सुल्तान शाह का पासपोर्ट वाला नाम थोराते हुए कहा, और ये मिस एमी फ्रांसिस है, शायद एंग्लो पाकिस्तानी। मैंने आखिरी फिक्रा अदा करते हुए ताज तलब निगाहों से एमी की तरफ देखा और अब इख्तियार बोल पड़ी, मैं खालिस पाकिस्तानी हूँ। मेरे वालिदैन जरूर एंग्लो इंडियन थे। पुरानी शनासाई मालूम होती है। सुल्तान शाह मानी खेज लहजे में बोला, ये रूम जा रही है, शायद बाद में लंदन में भी मुलाकात हो जाए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सुल्तान शाह ने उसकी तरफ झुककर शाइस्तगी के साथ कहा, लंदन में मिलकर मजीद खुशी होगी, और मुझे इसी बात की खुशी है कि तुम दोनों सूरत से पढ़े लिखे नजर आए और लंदन जाने के बावजूद अंग्रेजी की बजाय उर्दू बोल रहे हो। वरना बेशतर पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुझे दोगली नस्ल की लड़की समझते ही उल्टी सीधी अंग्रेजी पर उतराते हैं। उसे काबिलियत का हैजा कहते हैं। मैंने यादशी ख्याल में घुलते हुए बर्फ के डलों पर नजर जमाते हुए कहा, तुम्हारी उर्दू दानी से जाहिर होता है कि तुम्हारे वालिदैन भी उर्दू बोलते होंगे। नहीं, वो बियर का घूंट लेकर बोली, समझ लेते हैं मगर बोलने में दुश्वारी होती है। होश संभालने के बाद से ही उन्हें अंग्रेजी में लड़ते झगड़ते देखती आई। शायद बियर ने उसे खासा ज़हनी सुकून पहुंचाया था, क्योंकि गिलास खाली होने तक वो अपनी मुश्किलात को भूलकर खांसी चेकने लगी थी। मैं गिलास खाली करके दूसरे पैक के लिए किचन की तरफ हो लिया और सुल्तान शाह भी मेरे पीछे लग गया। समझ में नहीं आता कि औरतें तुमसे इतना क्यों चिपकती हैं। चंद कदम आगे निकल आने के बाद उसने तबसरा किया, औरतें समाजी जानवर होती हैं, जहां उन्हें हमदर्दी के दो बोल मिल जाएं वहीं ढेर हो जाती हैं, और ये तो बड़ी नफरत अंगेज साजिश का शिकार हुई है। वो क्या? उसने हैरत से मुंह फाड़ दिया। चले आओ अभी बताता हूँ। अस्काच की दूसरी नन्ही सी बोतल बिला तामुल मुझे दे दी गई, और जब मैंने उस फाजल अयाशी के दाम अदा करने के लिए जेब में हाथ डाला तो एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर मुझे मना कर दिया। तुम हमारे मेहमान हो, ये हमारी तरफ से होता है, उसने अंग्रेजी में कहा था। बोतल गिलास में खाली करके मैंने उसमें बर्फ के 2 डले डाले और वहीं रास्ते से हटकर एक तरफ खड़ा हो गया।
हकीकत यह थी कि एमी के मामले में मैं अपनी कामयाबी पर रश्क कर रहा था। अगर वो गलती से मेरी नशिस्त पर ना बैठ जाती तो ना उससे तारुफ होता और ना उसे होशियार करने का मौका मिलता। वो इत्मीनान से हिरवन की काबिल जिक्र मिकदार रूम में अनजाने तौर पर किसी करो को पहुंचा देती या बेखबरी में कस्टम वालों के चुंगल में आ जाती। ये दुरुस्त था कि हिरवन की तैयारी के लिए बहुत सा बुनियादी खाम माल बाहर से आता था। अफगानिस्तान के नस्बो नसक से आजाद तह दर तह पहाड़ी सिलसिलों में काश्त की जाने वाली टन अफ्यून सरहद पार हिरवन बनाने के कारखानों में लाई जाती थी। फिर अफ्यून को उसके होलनाक पैकर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तमाम की तमाम चीजें एक अदवायात या आम तौर पर केमिकल कहलाने आने वाले मरकबात तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक से बरामद किए जाते थे। मगर एक मुल्क की हैसियत से हिरवन की तैयारी और बरामद में पाकिस्तान का नुमाया हिस्सा था। मेरे लिए वो एक मिशन था जिसमें हर कामयाबी ख्वाह वो छोटी हो या बड़ी अपनी जगह अहम थी। मैंने इख्तिसार के साथ सुल्तान शाह को एमी की सनसनीखेज कहानी से आगाह किया तो उस नाकाबिले यकीन इत्तेफाक पर वो शिश्तर रह गया कि इतने बड़े जहाज के मुसाफिरों में एमी उसी शख्स से टकराई थी जो हिरवन और हिरवन फरोशों की बिककुनी पर तुला हुआ था और उसने तुम्हारी बातों में आकर अपने महबूब पर लानत भेज दी। उसने मेरे खामोश होने पर हैरत के साथ सवाल किया। दूसरे मुसाफिरों की आमदोरफ्त की वजह से उसका लहजा थीमाई था। हर बात मंतकी है। वो मेरे एक अंदाजे को भी न झुटला सकी। मूसा ने उस पर अपनी जात का ऐसा सहर बांधा था कि जब तक वो उससे मिलती रही उसकी हर बात को मन तस्लीम करती रही, मगर उससे अलग होते ही वो उसकी मकारियां समझने लगी है। मुझे खुशी है कि मैंने उसकी जिंदगी तबाह होने से बचा ली है। खुदा करे कि तुम्हारी ये खुशफहमी देर पास साबित हो। उसने दुआया अंदाज में कहा। ऐसी जज्बाती औरतों की खोपड़ियां उल्टी होती हैं। अगर पाकिस्तान वापसी पर मूसा उससे फिर मिला तो वो उसकी मासूमियत की कायल हो जाएगी और तुम शायद अपना सर पीटते रह जाओगे। मैं इसी खदशे की वजह से मैंने उसे रूम के तयशुदा होटल में कायम पर आमादा किया ताकि उस पर मूसा की असलियत जाहिर हो सके। बात शुबहात तक रहती तो वो अपनी राय कभी भी बदल सकती। मैंने कहा अगर रूम जा रही है तो क्यों ना डान मरसियानों का सुराग भी लगाती है। सुल्तान शाह राय थी। मैंने सोचा था लेकिन इस तरह वो दुश्वारियों में पड़ सकती है। मैं तंजीम से बहुत दिनों से कटा हुआ, हो सकता है कि मूसा उन्हीं लोगों में से रहा हो। उसके मामले में मुलव्वस होने की वजह से एमी के जात बहुत मखदूश हो गई है। वो डान मरसियानों जैसे घाक के हाथ लग गई तो वो किसी तशद्दुद के बगैर उससे सब कुछ चुकलवा लेगा। अगर मैं अली शेर हूं तो तुम उसके लिए अकबर ही होगे। उसने ताई तलब लहजे में सवाल किया। जाहिर है कि अब हमारे यही नाम है। मैंने सख्त लहजे में कहा। यह बात हमें हर समय याद रखना होगी। हम पहले उतरेंगे या वो? उसने झिझकते हुए सवाल किया। मैंने बमुश्किल अपना क्या जब्त किया। रूम फ्रैंकफर्ट से बहुत पहले आता है। देखो वहां क्या ज़हूर में आता है। चाहे तुम्हें इल्म ना हो कि मगरबी दुनिया माफिया के हेडक्वार्टर इटली ही में है। हुआ करे मुझे कौन सी उसकी रुकनीत लेना है, उसने बेपरवाही से कहा और मैं उसे घूरता हुआ अपनी निशिस्त की तरफ वापस चल दिया। एमी अपनी निशिस्त की पुस्तका पीछे किए किसी सोच में डूबी हुई थी। मैं सोच रही हूँ कि रूम एयरपोर्ट पर क्यों ना अपना सूट केस भी छोड़ दूं। मेरे पहुंचते ही उसने यूं सवाल किया जैसे मेरे जाने के बाद उसी बारे में सोचती रही। क्यों? क्या उसने तुम्हारा सूट केस खोला था? मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी मालूम होती है। वो होले से बोली। ये एहतियात गले भी पड़ सकती है। तुम बिलावजह लोगों की नजरों में आ जाओगी। बैनुल-अक़वामी परवाज से किसी नए मुल्क में पहुंचने वाले गैर मुल्की का एयरपोर्ट की इमारत से खाली हाथ बाहर निकलना बहुतों को उलझन में डाल सकता है। मुझे तो ये सोच कर वहशत हो रही है कि मैं इतने दिनों तक मंशियात के एक स्मगलर के हाथों में खिलौना बनी रही हूँ। वो गहरा सांस लेकर बोली। ज़हन पर ज्यादा जोर न दो। ऐसा न हो कि इन मौका पर तुम्हारे असाब जवाब दे जाए। मैंने उसे मशवरा दिया। और एक बात जरूर याद रखना कि अपना सूटकेस लेते ही उसका टैग नंबर देखकर अपने टिकट से चिपका हुआ दूसरा टैग साया कर देना। बाज़-औक़ात कोई छोटी सी भूल भी बड़ी परेशानी का पेश खैमा बन जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतार सकूंगी। उसने ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा और पुश्तका से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। रोम का हवाई अड्डा कराची से ज्यादा मुख्तलिफ साबित नहीं हुआ था। रनवे पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और तैयारे से उतरने के लिए मुसाफिरों को सीढ़ियां इस्तेमाल करना पड़ी थी। जहां से वो बस में सवार होकर टर्मिनल की इमारत की तरफ रवाना हुए थे। रोम में तैयारे से उतरने वाले मुसाफिरों की तादाद काफी थी, जबकि वहां से सवार होने वाले बहुत कम थे और एयरपोर्ट को देखते हुए उन मुआशी असबाब का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था जिनकी बिना पर इटली का शुमार यूरोप के गरीब तरीन मुल्क के तौर पर होता था। जितनी देर वहां तैयारे की फ्यूलिंग और चेकिंग होती रही, तैयारे में नशा आवर मशरूबात की सर्विस मौकूफ रही। मुसाफिरों को उस अरसे में तैयारे से उतरने की इजाजत नहीं थी। लिहाजा मैं दरवाजे पर खड़ा गंदमी माइल सुर्ख रंगत वाले मकामियों की सरगर्मियों का जायजा लेता रहा। फिर मैं एक एयर होस्टेस से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। उसने मेरी फरमाइश पर मुझे स्काच के बजाय जूस का गिलास देते हुए बताया कि दौरान सफर कहीं भी लैंड करते हुए तैयारे के अमले को ड्यूटी वगैरह के नफाज के बायस हर किस्म के स्पिरिट और अल्कोहल का गोशवारा तैयार करना होता है। एमी मुझसे जज्बाती अंदाज में रुखसत हुई थी और चंद घंटों की रफाकत में मेरे वजूद में किसी गैर मरई सी कमी का महूम सा एहसास छोड़ गई थी, जिसका अजाला मैं एयर होस्टेस की पेशावराना मुस्कुराहटों से कर रहा था। रूम से परवाज करते हुए सुल्तान शाह मेरे साथ वाली निशिस्त पर मुस्तकिल बराजमान हो गया
अपने पहले बैनुल-अक़वामी सफर पर वो खासा पुरजोश और खुश नजर आ रहा था। फिर जब फ्रैंकफर्ट पर प्रवास का इख्तिताम हुआ तो उसकी हैरत दीदनी थी। त्यारे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही जब नीचे उतरने वाली सीढ़ियों की जगह टेलीस्कोपिक गैंगवे नजर आया तो वो कुछ बुखलाया हुआ सा नजर आने लगा। उस चकोर सुरंग का दूसरा धाना टर्मिनल की आलीशान इमारत से मुंसलिक था। वसी और इस राहदारियों के वस्त में भारी सामान के साथ इमारत के दूर अफ्तादा हिस्सों में आमदोरफ्त के लिए भारी मशीनें चल रही थी। इमारत में हर तरफ इतलाई निशानात जर्मन जुबान में लगे हुए थे। गुजरने वाले मकामी अमला भी बिला इस्तिस्ना जर्मन बोल रहा था, लेकिन निशानात उस कदर वाज़े और अलामती थे कि हम उनके सहारे नकासी के रास्ते पर पहुंच गए, जहां मुहाफिजों से गुजरकर बॉर्डर पुलिस के दफ्तर से रुजू करना पड़ा, क्योंकि लुफ्तहांसा के ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए भी रात भर कयाम के लिए 24 घंटों का आर्जी वीजा हासिल करना लाजमी था। बावर्दी जर्मन अफसर से गुफ्तगू करते हुए मेरे जहन में बेख्तियार हिटलर का तस्वुर उपरा। वो मुझसे मुस्कुराते हुए खलीक अंदाज में अंग्रेजी में बात कर रहा था, मगर उसमें इंकिसारी की जगह नखूस सी नुमाया थी, जैसे वो वाकई खुद को हमसे बरतर समझ रहा था। उसने यह के बाद दीगरे हम दोनों के वीजे फार्म या पासपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल किए और फिर 3 मार्क फीकस के हिसाब से 6 जर्मन मार्क का मुतालबा कर दिया। मगर वो फिजा में अपनी फिजाई मेजबानों की फ्याजियों से लाइम था, जिन्होंने कराची से फ्रैंकफर्ट तक के सफर में त्यारे में न रकम के इस्तेमाल की नौबत आने दी थी, न मैंने डॉलर कैश करवाए थे। मेरा हाथ जेब से बरामद हुआ तो $100 का नोट देखकर वो बावर्दी अफसर आरिफाना चांद से हंसा, जैसे जता रहा हो कि हम इतने बड़े नोटों से मरूब होने वालों में से नहीं है। फिर उसने शिकस्ता अंग्रेजी में वाकई वो 6 मार्क माफ कर दिए। तुम जाओ, हम अदा कर देंगे। मैंने इमारत में फैली हुई दिन जैसी रोशनी में वीजा फार्मों का जायजा लिया तो हर फार्म पर हाथ से लिखी हुई वीजा फीस की रकम मौजूद थी, जो जाहिर है कि सरकारी खजाने में जमा होना थी। वो कोई गैर सरकारी भत्ता नहीं था जिसे मुआफ कर देने की सूरत में सरकारी हिसाब का कुछ बिगड़ना नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ सका कि वो ड्यूटी पर दिन भर उसी तरह फ्याजी दिखाने का आदी था तो तनख्वाह में से घर क्या ले जाता होगा, लेकिन उसकी अंग्रेजी कच्ची थी। मैं जर्मन जुबान से नाबुलद था, लिहाजा तफसील दरियाफ्त करने की हिम्मत न कर सका और शुक्रिया के अंदाज में सर को जुम्बश देकर शीशे के दरवाजों की तरफ हो लिया। दरवाजे से निकलते ख्याल आया कि त्यारे को खैर बात कहने से वीजे के हसूल तक सामान का कहीं दर्शन नहीं थे और वीजा लेने के बाद हम दोनों शायद अमलन एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे। तो फिर हमारा सामान कहाँ गायब हो गया था? मैंने पलट कर दरवाजे से दोबारा अंदर घुसना चाहा, लेकिन वहां मौजूद अखड़ मुहाफिज ने दरवाजे में टांग अड़ाकर मेरा रास्ता रोक लिया। आउट, ये कहकर उसने मुझे रोकने के लिए जोर रखा। मैंने मशक न होने के बावजूद फजी और बलीग अंग्रेजी में अपने सामान के बारे में तशवीश का इजहार किया, मगर उस पर मेरी तकरीर का उल्टा ही असर हुआ। वो वही एक लफ्ज दोहराया जा रहा था। उसका लहजा करख्त हो गया था। जब उसने ये अंदाजा कर लिया कि महज जिस्मानी ताकत के बल पर मुझे बाहर न रोक सकेगा तो उसने शायद आखिरी बार आउट कहते हुए अपनी शहादत की उंगली ऊपर उठा दी। मुझे खुशी हुई कि सारा यूरोप मादियत परस्त नहीं हो गया था। कम अज कम जर्मनों में खौफ खुदा और याद खुदा बाकी थी। उसने मुझे शायद खुदा का वास्ता देकर रोकने की कोशिश की थी, लिहाजा मैं थम गया, लेकिन संभाला लेते हुए जरा पीछे हटा तो निगाह खुद ब खुद दरवाजे के ऊपर उठ गई, जहां जर्मन जुबान के साथ ही अंग्रेजी में भी इखराज और दाखिला ममनू के अल्फाज मुंह चिढ़ा रहे थे। शायद मैं पहला आदमी नहीं था जिसके साथ वो सूरत पेश आई हो। उसी वजह से अंग्रेजी को भी शर्फे बाजियाबी बख्श दिया गया था। मैं दूसरी बार मुहाफिज को जरा मुतवस्सित किस्म की अंग्रेजी में मुखातब करने वाला था कि बॉर्डर पुलिस का एक बावर्दी अफसर जो दूर खड़ा यह तमाशा दिख रहा था, बावकार अंदाज में चलता हुआ दरवाजे के करीब आया और उसने अंग्रेजी में मुझे बताया कि तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। जब हम दोबारा जहाज पर सवार हुए तो ठीक 9 बजे त्यारा किसी सुबह का अंदाम परिंदे की तरह हैथरो एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर गया। जूं मैं मंजिलें तय करता गजाला से करीब होता जा रहा था, मेरे असाब पर हैजान तारी होता जा रहा था और अब तो आखिरकार मैं पाकिस्तान में अपनी जात को लाहक तमाम खतरात को फरेब देकर आखिरकार बरतानिया की सरजमीन पर आ नहीं पहुंचा था, जहां वीरा ने गजाला को यरगमाल बना रखा हुआ था। मेरा जहन गजाला में उलझा हुआ था, मगर निगाहें पुरजस्सिस अंदाज में खिड़की से बाहर भटक रही थी, क्योंकि उस सरजमीन पर मेरी वो पहली लैंडिंग थी। बाहर से हेथरो एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट के मुकाबले में साल खोरदा और गंदा नजर आ रहा था, लेकिन टर्मिनल की रोशनी और साफ सुथरी इमारत अंदर से बहुत पुरशकू थी। गैंगवे से निकलकर कई राहदारियों में घूमती हुई ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों की भीड़ एक ही समत में चलती रही और आखिरकार इमिग्रेशन हॉल में दाखिल हुई, जहां पाइप रेलिंग के सामने एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुतअद्दिद कतारें बनने लगी। हर कतार के सामने ऊंची कुर्सियों पर मर्द और औरतें इमिग्रेशन अफसरान विराजमान थे। पाइप रेलिंग के पीछे से मुसाफिर बारी बारी अंदर दाखिल होते थे और चंद सानियों में फारिग होकर खुशी खुशी आगे बढ़ जाते थे। आखिरकार मेरी भी पारी आ गई। इमिग्रेशन अफसर ने ऐनक के मुहद्दब अज्सों के पीछे से कई निगाहों से मेरा जायजा लिया, फिर पासपोर्ट की वर्करदानी करते हुए बोला, नाम, बरतानिया आमद का मुद्दा और मुद्दत क़याम दरियाफ्त की। फिर एक खाली सफ़े पर मोहर लगाकर 3 माह के वीज़े का इंदराज कर दिया।
मैं अफसर का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया और उस हाल में जा पहुंचा जहां कन्वेयर पर सामान आता है। चंद सानियों बाद सुल्तान शाह भी मुझसे आन मिला और मैंने वो कठिन मरला तय हो जाने पर इत्मीनान की सांस ली। मुझे डर था कि कहीं बरतानवी अफसरान हमारे पासपोर्टों में जालसाजी न पकड़ लें, मगर वीजा लगने के बाद वो खतरा टल गया था। सामान आ जाने के बाद हमें कस्टम ऑफिसर का सामना करना पड़ा। ये तुम्हारा ही है? कस्टम ऑफिसर ने दोनों हाथों से मेरे सूटकेस को कुर्बानी के बकरी की तरह तपकते हुए सवाल किया। इसे तुमने खुद चेक किया है? मेरा जवाब इस्बात में पाकर दूसरा सवाल किया गया और मैंने इस बार भी इस्बात में जवाब दे दिया। खोलो, उसने अचानक सख्त लहजे में कहा और मैंने नहायत इत्मीनान के साथ ताले खोल कर सूटकेस का ढक्कन उठा दिया। मैं अपने सूटकेस की तरफ से बेफिक्र था, लिहाजा मेरी तवज्जो उसी काउंटर पर बराबर वाले एक सफेद फार्म जोड़े पर मरकूज होगी। कस्टम अफसर ने मर्द के दोनों जूते उतरवा लिए थे और जूते को पेट से लगाए उसकी ऊंची एड़ी में एक खोखला सुआ प्रवस्त कर रहा था। उसका कार्रवाई का शिकार होने वाला सख्त मुस्तरिद था और बार बार अपना निचला होंठ दांतों से काट रहा था। मैंने महसूस किया कि उसकी टांगें भी कांप रही थी। शुक्रिया, इसे बंद कर लो, मेरे सामने वाले अफसर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो सूटकेस की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उसे मेरे आगे खिसका चुका था। मैंने कपड़ों वगैरह को यूं ही ठोस कर सूटकेस बंद किया और उसी में बराबर वाले सफेद फार्म ने नंगे पांव अचानक नकासी के रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। उसके जूते की तलाशी लेने वाला अफसर जूता वहीं छोड़कर बिजली की सुसरात के साथ काउंटर पर से कूदकर बाहर निकला था और उसी के साथ उसने जेब से निकालकर विसल बजा दी थी। वो सूरत हाल इस कदर अचानक रूनुमा हुई थी कि किसी को कुछ पता न चल सका कि क्या हुआ था और वहां अफरा तफरी के साथ सनसनी फैल गई, मगर भागने वाला कस्टम हाल से बाहर जाने में कामयाब न हो सका। विसल बजने तक दो बावर्दी सिपाही उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुके थे और वो मुगल्लजात बकता हुआ खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था। उस असना में उसकी तलाशी लेने वाले अफसर ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया। उस वक्त तक हाल में तलाशी का अमल मौकूफ हो चुका था और अमले का हर फर्द अपनी जगह मुस्तअद खड़ा एक एक मुसाफिर के नकलो हरकत का जायजा ले रहा था। छोड़ो, मेरा कॉलर छोड़ दो, उल्लू के पट्टे, नंगे पैरों भागने वाला मुजामत करते हुए चीख रहा था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुम लोग शरीफ शहरियों को बिला वजह हरासा करते हो। शरीफ शहरी? उस अफसर ने गाली खाकर उसके कॉलर को जोर से झटका देते हुए कहा, कोई जुर्म नहीं किया तो जूते क्यों छोड़कर भागे थे? आओ तुमको दिखाऊं कि एड़ियों में तुम क्या लाए हो। तुम झूठे हो, मेरे जूतों में कुछ नहीं था, तुम बिला वजह मुझ पर तशद्दुद कर रहे हो। मैं तुम पर दावा करूंगा, मेरा डॉक्टर गवाही देगा कि मैं गुर्दों का मरीज हूँ। गुर्दे के दर्द से बेचैन होकर मैं गैर इरादी तौर पर अचानक दौड़ पड़ा था। वह शख्स मुसलसल हल्क फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रहा था। आसार से साफ जाहिर था कि वो मुजरिम था और राजफाज होने के खौफ से उसने अंजाम पर गौर किए बगैर फरार होने की नाकाम कोशिश की थी, मगर उसके वावेला मचाने पर वहां मौजूद भीड़ में उसका एक हमायती भी पैदा हो गया। इसका कॉलर छोड़ दो ऑफिसर, एक दराज कामत सफेद फार्म ने आगे बढ़कर दखल अंदाजी करते हुए कहा। तुम वर्दी में होते हुए उस पर तशद्दुद करके दोहरे जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हो। तशद्दुद? अफसर पलट कर हैर से बोला, अगर मैं बरवक्त इसे न पकड़ता तो ये दोनों मुहाफिजों को गिराकर फरार हो गया होता। शायद तुम इसकी मुगल्लजात भी नहीं सुन रहे हो। ये मुजरिम है, मुगल्लजात बक रहा है तो इसे अदालत में ले जाओ। तुम वर्दी में होने की बिना पर धांधली नहीं कर सकते। हम जंगल में नहीं, कानून के साए में रह रहे हैं। मैंने खुद तुम्हें इसके कॉलर को झटका देते हुए देखा था। अफसर उस शख्स को घूर कर रह गया, लेकिन मुझे यह देखकर हैरत हुई कि उसने फौरन ही अपने शिकार का कॉलर छोड़कर हाथ थाम लिया था और मुसल्लह मुहाफिजों ने उस पर पिस्तौल तान लिए थे। वो सूरत मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी कि रोए जमीन पर एक मुआशरा ऐसा भी था जहां मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम के भी कुछ मुस्तनद कानूनी हकूक होते। कैसी अजीब बात थी कि मजमा में से एक आम तमाशाई ने एक बाइख्तियार अफसर को इल्जाम लगाया था और अफसर ने दखल अंदाज होने वाले पर आनत जुर्म का इल्जाम आयद करते हुए उसे भी साथ घसीटने की बजाय अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुजरिम का कॉलर छोड़ दिया था। हमारे मुल्क में तो इसी एक जसारत पर नंगे पांव भागने वालों को गोलियों से भूनकर पुलिस मुकाबले की ड्रामाई कहानी तैयार की जा सकती है। तो शख्स की साथी बदस्तूर अपनी जगह खड़ी रुमाल में मुंह छुपाए रो रही थी। चंद अफसरान उन दोनों को मुश्तबा जूतों समेत एक कमरे की तरफ ले गए और हाल में चंद लम्हों बाद दोबारा मुसाफिरों को निपटाने का काम शुरू कर दिया गया। सुल्तान शाह के फारिग होने तक मैं वहां रुका रहा था। फिर हम दोनों ही एक साथ बाहर निकल आए। मैंने मुख्तलिफ नक्शों और किताबचों के हसूल के बाद मालूमात के काउंटर पर थोड़ा सा वक्त ज़ाया किया और यह मालूम करने में कामयाब हो गया कि किंग्स क्रॉस का इलाका रहाइश के लिए मुनासिब होगा, जहां कुर्बो जवार में सस्ते होटल बकसरत वाक़े थे। उसके बाद ट्यूब के रूट के नक्शे पर थोड़ी सी दिमाग सोजी करने के बाद यह भी अंदाजा हो गया कि किसी स्टेशन से बाहर निकले बगैर आदमी कई ट्रेनें बदल कर ऐसे मकामात पर भी रसाई हासिल कर सकता था जो बराह रास्त किसी एक ट्यूब सर्विस से मुंसलिक नहीं थे। प्लेटफार्म पर ट्रेन मौजूद थी और एयरपोर्ट से आने वाले अपने जुमला साजो सामान समेत ट्यूब में सवार हो रहे थे। मैंने करीब के काउंटर से $100 का नोट पाउंड्स में तब्दील करवाया और पकार्डली लाइन की स्टेशन पर मौजूद ट्रेन में सवार हो गया जो बराह रास्त किंग क्रॉस पर उतारती थी। चंद मिनट बाद ट्यूब के खुदकार दरवाजे बंद हुए और बर्ग रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। ज़मीन तारीफ सुरंगों के बाद खुले आसमान के नीचे सफर शुरू हुआ।
ट्यूब रास्ते में हर स्टेशन पर मुकर्रर मुद्दत की रुकती हुई आगे बढ़ती रही। फिर मुसाफा से निकलने के बाद सफर का बेहतर हिस्सा सुरंगों में तय होने लगा। हमारे पास न ज्यादा वजनी सामान था, न हम पर तकान गालिब थी, इसलिए हम सूटकेस उठाए काफी देर तक उस इलाके में घूमते रहे और आखिर हमने एक सस्ते लेकिन आरामदेह होटल में कयाम का फैसला कर लिया। यहाँ अंग्रेजों के मुताबिक मुल्हका बाथरूम की सबसे बड़ी अयाशी मुयसर थी। रात को फ्रैंकफर्ट के होटल में गहरी नींद लेने के बाद हम दोनों ही ताज़ा दम थे और उस शहरी निगरान में अपना वक्त होटल के कमरों में बंद रहकर जाया करना नहीं चाहते थे। इसलिए सामान से छुटकारा पाकर हमने अपने पासपोर्टों के अलावा कुछ रकम साथ ली और होटल से निकल खड़े हुए। मेरे पास वीरा का दिया वो खास क्रेडिट कार्ड भी मौजूद था, जिसके जरिए मैं एक वक्त में किसी भी जगह से $5000 के मुसावी मालियत की खरीदारी कर सकता था। खरीदारी बस ये थी कि कार्ड किसी BC गिलमोर के नाम पर था, मगर वीरा ने मुझे 2 ऐसी मुसद्दका दस्तावेजात भी दी थी, जिनमें से एक पर मैंने अपनी तस्वीर चिस्पा कर ली थी और मैं कहीं भी खुद को उस नाम से शनाख्त करवा सकता था।